नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। अमरीका भी इसराइल और ईरान तनाज़े में कूद गया है। अमरीका की जानिब से ईरान के जौहरी तंज़ीमात पर हमला किया गया और इसके साथ ही ईरान को ये धमकी भी दी गई कि अगर ईरान पुरअमन ना रहा तो फिर हमले इससे मज़ीद सख्त होंगे। आपको बताएं कि ये फ़ैसला एक ऐसे अमरीकी सदर ने किया है जो इससे पहले फ़ख्र से कहते रहे थे कि अपने पहले दौरे इक़्तिदार में उन्होंने अमरीका को किसी नई जंग में नहीं धकेला, और वो माजी के सुदूर पर तनकीद करते रहे थे इस बात को लेकर कि उन्होंने अमरीका को मुख्तलिफ आलमी तनाज़ात में धकेला है। ख़ुद इस फैसले को लेकर अमरीका के अंदर सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद हो रही है। इस अमरीकी फ़ैसले के इक़दामात पर नताइज क्या होंगे और इन नताइज के असरात ख़ित्ते के दीगर ममालिक पर क्या होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो अमरीका का ये मानना है कि ईरान को अब इस जंग के ख़ात्मे पर रज़ामंद हो जाना चाहिए, लेकिन ईरान का ये मानना है कि अमरीका ने इस जंग में कूद कर जंग को ख़त्म नहीं बल्कि जंग को शुरू कर दिया है। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब ईरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले सलमान साहब, हमारे पैनल की मेजॉरिटी यही राय थी कि अमरीका हमला नहीं करेगा, और आप मुसलसल ये बात कह रहे थे कि अमरीकी मौक़िफ़ में नरमी आई है। लेकिन ये कैसी नरमी है कि 2 हफ्तों में कहा था कि हम फ़ैसला लेंगे और 2 हफ्ते 2 दिन में बदल गए। असरात मैं जानना चाहती हूँ, नताइज क्या होंगे? देखें, गुज़िश्ता रात हम इसी प्रोग्राम में इसी वक्त जब नोबेल प्राइज़ के लिए उनकी रिकमेंडेशन की बात कर रहे थे तो हम इस तवक्को का इज़हार कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर ये बात कर रहा है तो अमेरिका ने कोई नरमी ज़ाहिर की है। और बात है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कशीदगी के अमल में उनका एक पॉजिटिव रोल था, तो शायद इसराइल ईरान की जंग के में वो बराह रास्त नहीं कूदेंगे। और अब उन्होंने वही किया है। और बात यह कि तारीख़ का बड़ा अलमिया ये है कि इंसान को जब ताकत मिलती है वो सरकश हो जाता है, और इस वक्त तक उनको दुनिया के किसी मुल्क ने इस इक़दाम की तायीद नहीं की। और आपने ख़ुद कहा कि जी अमेरिका के अंदर, मैं इस वक्त आलमी मीडिया देख रहा था, वो आलमी मीडिया का कंसेंसस है कि ये इन्होंने ये इक़दाम करके ख़ुद अपने आगे भी सवालिया निशान खड़ा कर लिया है। और सबसे अहम बात कि अमेरिकन मईशत जो पहले ही बुरे हालात से 2-4 थी, उस पर इसके मुज़िर असरात होंगे। अब बात यह कि उन्होंने जो हमला किया है उसके जवाब में क्या ईरानियों ने पसपाई इख्तियार कर ली है या उनके मौक़िफ़ में कोई लचक आ गई? ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो दावे किए जा रहे हैं कि हमने 3 जगहों पर अटैक किया है और अब हम कामयाब हो गए, और इसराइल बहुत खुश दिखाई दे रहा है। इसराइल का मदद मांगना अमेरिका तो इसलिए है कि आपने कहा कि जी वो 2 हफ्तों की बजाय 2 दिन में इक़दाम पे क्यों मजबूर हुआ, इसलिए कि इसराइल एक कैफियत से 2-4 था, एक हंगामी कैफियत इसराइल के अंदर तारी थी और वो आवाज़ें देता नजर आ रहा था मदद के लिए। मदद के लिए उन्होंने लेटर लिखा, उसके बाद वो आवाज़ें देते नजर आए। और इसराइलियों ने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनके साथ भी ऐसे हो सकता है जो ईरानी मिसाइलों ने वहाँ पर किया है। लिहाजा मैंने कल भी यहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान तो उनके सीने पे अमन का तमगा सजाना चाहता है, लेकिन इसराइल उनको इस जंग में झोंकना चाहता है। और इसराइल की खातिर ही वो वहाँ पर गए हैं। प्रेशर मौजूद था, एक यहूदी लॉबी का प्रेशर मौजूद था। और मैं सबसे अहम बात यह कि सफारती कोशिशें और काविशें चल रही थी, उसमें पाकिस्तान का भी एक रोल था। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने ये जो नोबेल इनाम के लिए सिफारिश की, ये जल्दी में कर दी है। चूंकि 2 हफ्तों की मोहलत की बात थी, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि आपने कहा कि ईरान क्या करेगा। देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि आप कौमों को शिकस्त नहीं दे सकते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास अफगानिस्तान की है कि अफगानिस्तान के पास तो एक जवाब था कि क्या इस वक्त आप ये मुझे बता सकते हैं कि अमेरिका के पास क्या जवाब था जब इन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया था? तो एक टूटी फूटी एक रेजोल्यूशन थी इनके पास। अब कोई रेजोल्यूशन इनके पास नहीं है कि हम अगर ये कहते थे कि सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पे हमले का कोई जवाब नहीं था, तो फिर ईरान पर अमेरिका के हमले का भी कोई जवाब नहीं था। और अमेरिका एक सुपर पावर है, और इस पोजीशन में आपको एक बड़े का रोल अदा करना होता है, ना कि आपको फ्रीक बनना होता है। आप जो कर सकते थे वो आपने कर लिया। अब इसके असरात आप सिर्फ इस खित्ते में नहीं होंगे, खुद अमेरिका में भी होंगे, अमेरिकी मईशत में भी होंगे। और आप तो अपनी इंतखाबी कैंपेन में कहते थे कि जंगें जो होती हैं वो तबाही का बायस बनती हैं। आप तो कहते थे कि मैं अमन और डायलॉग की बात करूंगा।
ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں رہا، ان کی کوئی ساتھ ایرانی نہیں رہی، وزیر خارجہ اس نے لیے کہ یہی بات کی ہے کہ نہ دو صرف ہفتوں کی بات کر کے جو شخص 2 دن کے اندر رد عمل دیتا ہے، مستقبل میں ایسے امریکی پریزیڈنٹ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی پوائنٹ پر سوال اٹھایا ایرانی وزیر خارجہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ نے دھوکہ دیا، نہ صرف ہمیں بلکہ اپنی عوام کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کی ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وہ تو یہ نعرہ لے کر آئے تھے ہم تنازعات ختم کریں گے، لیکن ایران یہ دھوکے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیا پس پردہ کچھ چل رہا تھا، کوئی بات چیت ہو رہی تھی؟ دیکھیں اصولی سطح پر تو یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اس پہ ایک اعتماد کم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا بھی چانس دیا تھا کہ 2 ہفتے کا کہ ڈپلومیسی کام کرے، اور یورپینز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اگرچہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی لیکن ابھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا تھا۔ تو وہ جو عالمی سطح پر جو ٹرمپ صاحب کا تھوڑا بہت اعتماد تھا وہ بالکل ہی اس فیصلے سے ہو جاتا ہے ختم۔ پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے دیکھیں، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا۔ لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ اصولی سطح کی گفتگو اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ طاقت کے زور پر مغرب کے ممالک، خاص کر امریکہ نے، کچھ بعض دفعہ یورپین ملکوں نے بھی یہ اس قسم کی کام کیا ہے۔ لیبیا کے ساتھ کارروائی میں سب سے آگے کون تھے؟ یورپین ممالک تھے، امریکہ پیچھے تھا۔ قیمت کسے چکانی پڑی ڈاکٹر صاحب پھر؟ قیمت تو اس ملک کے عوام کو چکانی پڑتی ہے نا۔ دیکھیے امریکہ نے کون سی قیمت چکا لی ہے؟ امریکہ کو کیا نقصان ہوا ہے؟ لیبیا کا کام خراب ہوا، لیبیا کے لوگ خراب ہوئے، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے کارروائی، جو دوسری کارروائی کی ہے افغانستان میں کی ہے یا عراق میں کی ہے، یا اس کے علاوہ لبنان کے کچھ حصوں پہ کارروائی کی ہے، وہ اسرائیل نے کی ہے، تو اس سے جو ہے امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جس طرح سے امریکی صدر کے اس اقدام پر خود امریکہ میں ہی تنقید کی جا دیکھیے رہی ہے، امریکہ میں کیا دور صدارت پر کوئی اثرات ہوں گے اس نہیں، کے؟ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ تنقید امریکہ میں چلتی رہتی ہے ان کے خلاف۔ دیکھیے امریکہ میں پولرائزیشن شارپ ہے، یہ ہائیلی کنزرویٹو تھنکنگ کا اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا جو اتنے ایکسٹریم کنزرویٹو پہ نہیں ہیں وہ اس کو ویسے ہی کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس پہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ لیکن اصل جو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سٹیٹ سسٹم ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیا سٹیٹ سسٹم تھریٹن کر دیں گے؟ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس کی بات پہ، اور بالکل اعتراض کیا ہے امریکہ کے اندر اس کے اقدام پہ، تو کیا وہ سٹیٹ سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سسٹم مضبوط ہے، یہ کوئی پاکستان کا سسٹم یا کوئی ڈیولپنگ کنٹریز کا سسٹم نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے نتائج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹرمپ کا خیال ہے کہ یہ حملے نئی سفارتکاری کی راہ کو ہموار کریں گے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی بمباری سے آپ سفارتکاری کو بڑھائیں گے، بلکہ اس سے ایک غیر یقینی صورتحال بڑھتی ہے، اور یہ ہے کہ اگر ایران کا جواب کیا ہوگا وہ پھر اس بات کو ڈٹرمن کرے گا کہ یہ آگ جو ہے پھیل کر پورے خطے کو اپنی زد میں لے لے گی یا یہ محدود رہے گی۔